नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित विषय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भावेश मैथ्स पर और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय भावेश सर पर स्वागत अभिनंदन। हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस कक्षा के अंदर 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके प्रश्नों के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पढ़ा होगा। और जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि भी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आज हम लोग जो है वृत्त तक के प्रश्नों की बात करेंगे और अगली 2 से जो 3 क्लासेस और होगी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसमें फिर पूरा पार्ट हम लोग जो है पॉइंट, लाइन, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सभी के प्रश्नों को मिक्स फॉर्म के अंदर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप जो है कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं और अच्छे से तैयार हैं आप। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास के। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से हमारा प्रश्न है। बिंदुओं ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए एंड सी ए प्लस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हम लोग कर रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए राम प्रकाश जी, आपका आंसर जो है गलत आ रहा है। अगर आप अपना उत्तर ऑप्शन बी दे रहे हैं तो भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा फॉर्मूला है, कई तरीकों से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब क्लास में डिस्कस किया था तो हम लोगों ने एक पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्कस किया था और जिसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि भाई ये जो चीज़ है इसके माध्यम से अगर करेंगे तो अच्छे से रिजल्ट आ जाएगा। राम प्रकाश जी अपना आंसर बदल चुके हैं। अभी आपका राम प्रकाश जी आंसर सही है। मनीषा जी, संजय जी, आपके आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, किशोर जी का भी उत्तर सही है। ध्यान दें, जब मैं बात करता हूं त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल में 1/2 धनात्मक मानों की बात करते हुए या तो फॉर्मूले की बात करें x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, या तो इस फॉर्मूले की बात कर लें जो बेहतर फॉर्मूला है आपके लिए। x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और जब इसके अंदर वैल्यूज को रखने की बात हम लोग करते हैं तो 1/2 x1 यानी a है, y2 माइनस y3 c प्लस a माइनस b, x2 का मान b, y3 माइनस y1 a प्लस b माइनस c और x3 का मान c, y1 माइनस y2 b प्लस c माइनस a। चलिए कुछ चीज़ें कटती है, a से a कट गया, यहाँ पर b से b कट गया, इधर c से c कट गया। गुणा करने की बात 1/2 ये रहा AC माइनस AB प्लस AB माइनस BC प्लस BC माइनस AB। ये सारे पद भी आपके कट गए हैं। AB, एक मिनट सर, एक मिनट, ये यहाँ पर माइनस का AC है, AC। चलिए AB नेगेटिव, AB पॉजिटिव, BC नेगेटिव, BC पॉजिटिव, AC नेगेटिव, AC पॉजिटिव, और कुल मिला के हमारा उत्तर क्या आ गया? 0 आ गया। और अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसका मतलब बिंदु समरेख हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC के शीर्ष 2, 1, 5, 2, 3, 4 है, तो इसका परिकेंद्र क्या है? और परिकेंद्र का मतलब है सरकम सेंटर। भाई, वी हैव गिवन द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC as 2, 1, 5, 2, 3, 4 and find the circumcenter of triangle. Circumcenter of triangle. चलिए क्लास में क्या चीज डिस्कस की थी?
भाई हम लोगों ने कहा था परिकेंद्र की डेफिनेशन, और परिकेंद्र की जो डेफिनेशन है, परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समान दूरी पर हुआ करता है। बाय ऑप्शन आपको प्रश्न को हल करना है। मोना जी आपका आंसर, मानसी जी, संजय जी, अमित जी, आप सबके आंसर जो है बिल्कुल सही है। किशोर जी आपका भी आंसर आ गया है। मुझे बाय ऑप्शन चेकआउट करना है ना। परिकेंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। तो चलिए यहां पर मैं अगर इन बिंदुओं का नामकरण कर लेता हूं, इसको P, Q और R ऐसा कर लेता हूं, और ये बिंदु A B C D जो ऑप्शन है A B C D है। तो चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में AP के बारे में बात करें, दूरी सूत्र का प्रयोग। जब AP की बात कर रहे हैं तो 13/4 माइनस 2 कितना हो रहा है, मैं लिख देता हूं यहां पर 13/4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 9/4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करते हैं तो रिजल्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 8, 13 में से 8 गया 5, 5 का स्क्वायर 25/16, और यहां पर -4 -9 -13 169/16। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं जोड़ लूंगा। अब मैं यहां पर ए क्यू के बारे में अगर बात करता हूं तो यहां पर रिजल्ट है 13/4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस में 9/4 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो स्थितियां क्या है, 5 चौक 20 हो रहा है, 13 माइनस 20 माइनस 7 का स्क्वायर 49/16, और ये 1/4 1/16। तो क्या ये चीजें बराबर आई? अगर ये परिकेंद्र होता तो AP, B, AQ और AR तीनों बराबर दूरी पर होते, लेकिन नहीं है, ऑप्शन ए फेल हो गया, जाने दें। अब ऑप्शन नंबर बी से BP के बारे में बात करते हैं। चलिए मैं सीधी बात कर लेता हूं अब दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए। -13/4 -2, तो -13 माइनस का 8 हो रहा है, माइनस का 21 हो रहा है, और 21 का वर्ग 441/16। इसी क्रम के अंदर 9/4 में से 1 घटाएंगे तो 5/4 बनता है, 5/4 का स्क्वायर 25/16। आवश्यकता पड़ेगी तो जोड़ लेंगे। BQ के बारे में सोचें। BQ में -13/4 माइनस का 5, तो -20 माइनस 13 माइनस का 33 हो गया, और -33 का स्क्वायर करने की बात करें तो 3 तिया 9, 6 6 12 हासिल 1, 1029/16। और इसी क्रम में 9/4 -2 करने पर 1/4 का स्क्वायर 1/16। आप देख पा रहे हैं 16 लसअप है, यहाँ जोड़ केवल 441/25 की, यहाँ 1029 और 1 की जोड़ है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलिए अंतिम प्रयास करते हैं, CP के बारे में बात करते हैं। CP 13/4 में से 2 गया, 8 कम हो गया, 5/4 ये हो रहा है 25/16। नेक्स्ट 9/4 में से 1 चला गया, अगेन 5/4 वर्ग 25/16। जरूरत पड़ेगी तो सोचेंगे। CQ के बारे में 13/4 में से 5 गया तो 20 चला गया, 4 लसा पर लेने पर 13 माइनस 20 माइनस 7 का स्क्वायर 49/4, 9/4 माइनस 2 1/16। अब मुझे बताइए, जोड़ देखेंगे तो 50/16, 50/16 यानी संभावना बन रही है। CR को भी चेकआउट कर लेते हैं। CR के लिए स्क्वायर रूट CR 13/4 में से 3 घटाया, 4 लसअप 3 चौक 12, 13/4 माइनस 12 यानी 1/4 का स्क्वायर 1/16, और 9/4 में से जब 4 घटाएंगे तो 9 माइनस 16 माइनस 7 का स्क्वायर 49/4 का स्क्वायर 16। ये तीनों आपस के अंदर बराबर हो गए। ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का एक शीर्ष 1,2 पर है। वन वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल लाइज एट पॉइंट 1,2, और इससे होकर जाने वाली त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु -1 1 और 2 3 है। त्रिभुज का केंद्रक क्या है? वन vertex of a triangle lies on point 1,2. The midpoints of other two sides passing from vertex 1,2 are -1,1 and 2,3 respectively
फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। भाई त्रिभुज का केंद्र ज्ञात करना है। चलिए थोड़ा समय दे रहा हूं, हम में से अगर किसी के आंसर आते हैं तो एक आध उत्तर आ जाए, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं इस प्रश्न की। चलिए अपने आंसर आ गए हैं। मानसी जी, किशोर जी, दोनों के आंसर बिल्कुल सही हैं। जसवंत जी, मनीषा जी, आपके आंसर भी हमारे सही आ गए हैं। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। संजय जी, इसी बीच में आपका भी आंसर आ रहा है। मैं यहाँ पर अगर डायग्राम की बात करता हूँ तो देखिए एक त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं और प्रश्न ने कहा त्रिभुज का एक शीर्ष जो है वो 1,2 पर है और इससे होकर जाने वाली दो भुजाएं जो है उनके मध्य बिंदु -1,1 और इधर वाला जो मध्य बिंदु है 2,3 है। मेरी आवश्यकता क्या है? मेरी आवश्यकता त्रिभुज के शीर्षों की है। मनोज जी, आपका भी जो आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। मैं इस बिंदु को a, b मान लेता हूं, मैं इस बिंदु को x, y कर लेता हूं। तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? ये अगर मध्य बिंदु है तो इन दोनों की जोड़ में जब 2 का भाग दूंगा तो ये चीज आएगी या नहीं आएगी? तो a + 1 बटा 2 -1 के बराबर, b + 2 बटा 2 1 के बराबर। तो a का मान -3 बन रहा है और b का मान 0 बन रहा है। तो अगर a शीर्ष तो ये हो गया और b शीर्ष आपका क्या हो गया? b शीर्ष हो गया -3, 0। समझ गए? इसी क्रम के अंदर a और अगर मैं इसको c मानता हूं तो AC का मध्य बिंदु हमारा 2,3 है। तो यहां से अगर बात करता हूं मैं AC का मध्य बिंदु, पिछली बार डायरेक्ट किया था, इस बार लिख दिया मैंने आपको मध्य बिंदु के रूप में 2,3 और मध्य बिंदु दोनों को जोड़ते हुए x + 1 बटा 2 y + 2 बटा 2 बराबर 2,3। सॉल्व करते हुए x का मान 4 में से 1 गया 3, y का मान 6 में से 2 गया 4। तो बिंदु C आपका निकल गया 3,4। ये बिंदु आपका 3, 4 हो गया। जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपके पास में है तो क्या हम त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने की स्थिति में नहीं है? ठीक है, तो केंद्रक के बारे में बात करते हैं और केंद्रक का अभिप्राय किससे है? केंद्रक यानी सेंट्रॉइड से है। और जैसे ही सेंट्रॉइड की बात करें, तीनों x कोऑर्डिनेट जोड़ करके 3 का भाग देना है। चलो देखें, तो यहां पर x कोऑर्डिनेट की बात 1 - 3 + 3 बटा 3। इसी क्रम में y कोऑर्डिनेट को जोड़ते हुए 2 + 0 + 4 बटा 3। 3 से 3 कट जाएगा हमारा और रिजल्ट रहा 1/3, 6 में 3 का भाग 2। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर रहेगा। ठीक है जी। यहां पर एस के मौर्य जी, आपका आंसर गलत आ रहा था तो इसको जो है दोबारा से आपको चेक करना चाहिए, कहीं कुछ गलती हो गई है आपसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। हमारा प्रश्न है रेखाओं, दो रेखाएं हैं 3x - 4y + 7 बराबर 0 और 12x + 5y - 2 बराबर 0 के बीच न्यून कोण के समद्विभाजक का समीकरण क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ acute angle bisector. Find the equation of acute angle bisector of angle formed by these two lines. न्यून कोण का अर्धक। चलिए दो आंसर आ रहे हैं, दोनों अलग अलग आ रहे हैं। संजय जी, मानसी जी, आपका आंसर है ना? दोनों के आंसर अलग हैं। संजय जी बी कह रहे हैं, मानसी जी डी की बात कर रहे हैं। चलिए मानसी जी ने अपना आंसर बदल दिया है। अब मानसी जी आपका आंसर सही है। किशोर जी आप भी सही हैं। मोना जी आपका आंसर सही है। चलिए जी, यहां पर जब भी हम लोग बात करते हैं कोणों के अर्धकों के समीकरण के बारे में, सबसे पहली चीज क्या होती है? सबसे पहली बात होती है कि हम
अचर पद को धनात्मक बनाने की बात करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है अचर पद पॉजिटिव बनाना है। और जब अचर पद पॉजिटिव बनाएंगे तो स्थिति क्या बन रही है हमारी, 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर 0, ये ठीक है। माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 बराबर 0 है। अब ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कहा अगर कहता कि मूल बिंदु जिसमें स्थित है, देखो पहले हम अर्धकों के समीकरण की बात कर लेते हैं। कोणों के अर्धकों के समीकरण, दो प्रकार के कोण बनते हैं और उनके समीकरण की बात, अर्धकों के एंगल बाइसेक्टर से बात करते हैं। तो क्या करते हैं, पहला समीकरण जैसा है वैसा लिखा जाता है, अपॉन में रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर, सामने प्लस माइनस का निशान लगा करके दूसरा समीकरण जैसा है वैसा लिखना, अचर पद धनात्मक वाला, और रूट के अंदर x का पड़ोसी माइनस 12 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर। लेकिन इससे तो दो समीकरण निकलने वाले हैं, इससे वह समीकरण भी निकलने वाला है जिसके अंदर मूल बिंदु स्थित है उस कोण का अर्धक, वह समीकरण भी निकलेगा जो न्यून कोण का हो, जो अर्धक अधिक कोण का है उसका भी समीकरण निकल करके आने वाला है। ठीक है ना। चलो जी, तो अब यहां पर करना क्या है, अगर आपको ये कहा जाए उस कोण का अर्धक जिसमें मूल बिंदु स्थित है, प्लस चिन्ह लेकर के आप सॉल्व करेंगे तब हो जाएगा। लेकिन अधिक कोण और न्यून कोण के अर्धकों के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम a1 a2 प्लस b1 b2 के बारे में बात करते हैं। a1 a2 और b1 b2 इन समीकरण की बात करते हुए, जहां धनात्मक अचर पद हो गया a1 a2 3 माइनस 12, b1 b2 माइनस 4 माइनस 5, कुल मिला के कैसा आ रहा है, माइनस का 36 प्लस का 20 माइनस 16 लेस देन 0 आ रहा है। और ये हमने पढ़ा है कि जब a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 होता है, प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का अर्धक प्राप्त होता है। और इसी बीच जब मैं कह रहा हूं माइनस चिन्ह अगर लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर, ये माइनस है ना, अधिक कोण का अर्धक मुझे प्राप्त होता है। तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर आनी चाहिए। चलिए, तो मैं यहां पर न्यून कोण के अर्धक के लिए प्लस चिन्ह लेता हूं। न्यून कोण का अर्धक रटना नहीं है कि हमेशा प्लस चिन्ह लेने से न्यून कोण का अर्धक होगा। a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन आया, इस कारण से प्लस का चिन्ह लिया जा रहा है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 आता तो फिर माइनस का चिन्ह लेकर के हल किया जाता। तो चलिए प्लस का चिन्ह लेकर के हल करते हुए, 3x माइनस 4y प्लस 7 बटे में वर्गमूल हो गया 5, प्लस का चिन्ह लेकर के माइनस 12x माइनस 5y प्लस 2 बटे में 13 वज्र गुणा करते हैं, 13 तिया 39x माइनस 13 चौक 52y प्लस 13 और 7 का गुणा 91 माइनस का 60x माइनस का 25y प्लस का 10। चलिए पक्षांतर करते हुए जोड़ते हुए 60 और 39 99x हो रहा है। इधर से माइनस का 27y हो रहा है और प्लस का 81 बराबर 0। अब इसके अंदर 3 का भाग हमारे द्वारा दिया जा सकता है, सही है ना भाई। 39 और 60, 13 तिया 39 12 पंजा 60, बिल्कुल सही है। चलो तो कुल मिलाकर के किसका भाग जाएगा, 9 का भाग दे देते हैं ना। तो 9 का भाग देने पर हमारा रिजल्ट रहा 11x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। वापस से ध्यान देना, 9 का भाग 11x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। और अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए सर क्या गलती की है, सब ने गलती की है ना।
भाई केवल रटना नहीं है, a1 a2 प्लस b1 b2 के बारे में सोचना है। और a1 a2 प्लस b1 b2 जब लेस देन 0 आ रहा है तो प्लस चिन्ह लेने पर न्यून कोण का, माइनस चिन्ह लेने पर अधिक कोण का अर्धक है। प्लस चिन्ह लेकर के हम लोगों ने हल किया और अपने प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में है, 11x माइनस 3y प्लस 9 बराबर 0। क्लियर? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा एक बात है ना, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जितने भी आंसर आए हैं सर, जितने भी आंसर है ना, यहाँ पर मनोज जी का भी आया, मनीषा जी का भी आया, और दूसरे विद्यार्थियों के जो उत्तर रहे वो सब के सब बी के अंदर रहे। क्यों रहे ऐसा, है ना? भाई कुल मिलाकर के हो सकता है आपने शायद माइनस चिन्ह लेकर के सॉल्व किया हो। 13 और 3 का गुणा 39, माइनस का 52, 13 और 7 का गुणा 91। क्योंकि अब दिक्कत क्या होती है सर कि जब सबके आंसर एक जैसे होते हैं ना तो कॉन्फिडेंस हमारा भी लूज हो जाता है कि भाई कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। जोड़ने पर 99 ही आ रहा है, माइनस का 27 आ रहा है। चलिए खैर बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा प्रश्न है वक्र मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y बराबर 1 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या है। चलिए मनोज जी को तो अपना आंसर मिल गया कि उन्होंने किया था कि जल्दबाजी में अचर पद को पॉजिटिव नहीं किया, इस कारण से दिक्कत क्रिएट हुई है। चलिए जब इस प्रकार की बात होती है, हम लोगों ने पढ़ा है मॉड ऑफ ए एक्स प्लस मॉड ऑफ बी वाई बराबर 1 से बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इससे जो बनता है वो समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था हमने, 2c² अपॉन मॉड ए मॉड बी, ये आपने पढ़ा होगा। चलिए मान रखते हैं 2, c का मतलब किससे है। अब चाहे आप राइट के अंदर लें चाहे लेफ्ट के अंदर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर मॉड ऑफ ए एक्स प्लस मॉड ऑफ बी वाई प्लस सी बराबर 0, लेफ्ट में लूंगा तब भी सी का स्क्वायर होगा, राइट में लूंगा नेगेटिव है तब भी सी का स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सी स्क्वायर जो है सीधा 1 है ना, विवाद नहीं रखा कि 1 है या -1, उसका स्क्वायर 1 हो गया कुल मिलाकर के। और यहाँ पर 1 और 1 कितना उत्तर आ गया सर, 2 स्क्वायर यूनिट उत्तर आ गया, और अपना आंसर रहा ऑप्शन नंबर डी के बराबर रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई पिछले प्रश्न के अंदर एस के मौर्य जी आपका भी आंसर सही था, मनीषा जी आप भी सही थे। एल लंबाई की एक छड़ के सिरे 2 परस्पर लंब रेखाओं पर गति करते हैं। एल लंबाई की छड़ 2 परपेंडिकुलर लाइंस है, उसके ऊपर वो गति कर रहे हैं। छड़ के उस बिंदु जो उसको 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है का बिंदुपथ क्या है। चलिए फटाफट जल्दी से इसको करें आप लोग, जब तक जो है एक थोड़ा सा कॉल जो है मैं अटेंड कर लेता हूं।
चलिए, तो यहाँ पर जो है अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया है। देखते हैं हमारी स्थिति क्या है। एल लंबाई की छड़ दो परस्पर लंब रेखाओं पर गति करती है। छड़ के उस बिंदु जो उसको 1-2 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सर, दो लंबवत रेखाओं का सीधा सीधा मतलब होता है अपने कोऑर्डिनेट एक्सिस, समझ गए। एल लंबाई की छड़ और उस बिंदु का बिंदु पथ जो इसको 1-2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं यह एक बिंदु है, ये पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे द्वारा h, k माना जा रहा है। ये A है और ये बिंदु B है। दिमाग में आए, A 0 है और बिंदु B क्या होता है, 0, B होता है। और प्रश्न के हिसाब से ये किस अनुपात में विभाजन करने की बात कर रहा है, 1-2 का अनुपात विभाजन करने की बात कर रहा है। तो चलिए मनीषा जी, मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर सही आ रहा है। चलिए, तो 1-2 के अनुपात में जब विभाजन कर रहा है तो विभाजन सूत्र की हमको बात करनी है। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि भाई जब A और B की बात करेंगे तो जो अनुपात हुआ करता है वो अनुपात x अक्ष से y अक्ष की दिशा के अंदर होता है। तो 1:2 का मतलब है A से B की और बात कर रहा है। तो मुझे बताइए P जो h, k है, विभाजन सूत्र की अगर बात करूंगा तो ये आपका है A, 0 और ये है आपका 0, B। तो 1 का गुणा इधर हो रहा है, 2 का गुणा इधर हो रहा है। तो 1 का 0 से गुणा 0, 2 का A से गुणा 2A बटा 3, 1 का गुणा y के लिए B प्लस 0 बटा 3 बराबर h, k। सॉल्व करते हुए, कंपेयर करते हुए A का मान कितना आ गया, 3h बटा 2 और B का मान क्या आ गया, 3k के बराबर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूरी OA है ये तो हो गई सर 3h बटा 2, दूरी OB हो गई आपकी 3k। यही तो हुआ, क्योंकि ये जो दूरी है जब मैं इसको A पढ़ूंगा तब बिंदु A को A0 पढ़ता हूं, जब ये दूरी B है तो ये 0B पढ़ा जाता है। और इसी क्रम के अंदर AB क्या है, AB L लंबाई की छड़ है, L है। पाइथागोरस प्रमेय की बात करें, HK का संबंध आएगा और उसका जो है बिंदु पथ लेते हुए HK को XY में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हुए OA² प्लस OB² इज इक्वल टू AB स्क्वायर। OA का स्क्वायर यानी कि 9h² बटा 4, OB स्क्वायर 9k² और AB स्क्वायर L²। 4 लसअप लेकर के फ्री करते हैं तो रिजल्ट क्या रहा, 9h² प्लस 36k² बराबर 4L²। और फाइनली हमारा बिंदु जो आपका माना गया h, k का बिंदु पथ क्या हो गया, 9h और k को xy में बदलें प्लस 36y² इज इक्वल टू 4L²। ये अपने प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर सी अपना उत्तर रहा। बात समझ में आ गई ना भाई। लंबवत रेखाओं के ऊपर L लंबाई की छड़ गतिशील हो रही है, फिसल रही है, तो उन दो लंबवत रेखाओं के ऊपर अटकी हुई तो है वो, और उस बिंदु का बिंदु पथ चाहिए जो 1-2 के अनुपात में विभाजित करने की बात करता है। तो 1-2 के अनुपात में विभाजन करते हुए A और B का मान निकल गया, x अक्ष पर y अक्ष पर अंतःगण निकल गए और पाइथागोरस प्रमेय लगाते हुए HK की समीकरण निकल गई और बिंदु पथ लेते हुए HK को XY में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि आसान सा प्रश्न है, बढ़िया सा प्रश्न है। मैं 3 स्टार लगा के बात आपसे कर रहा हूं। रेखा युग्म x² माइनस 6xy प्लस 9y² प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4 बराबर 0 द्वारा प्रदर्शित दो रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है। Find the distance between lines represented by pair of lines
एक्स स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। भाई हम लोग जो हैं कोशिश करें कि जो टॉपिक चल रहा है उसको रिवीजन करें, रिवाइज करते हुए प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। केवल क्लास को हम लोग देखें तो क्लास तो हम लोग ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं। अभी अपना जो है काम बेसिकली रिवीजन करने का है, प्रैक्टिस करने का है। तो एज अ प्रैक्टिस हम लोग इन प्रश्नों की बात कर रहे हैं। मानसी जी आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। अरे सर इसमें तो मुझे उम्मीद थी कि हमें से अधिकांश का जो है उत्तर आना चाहिए। संजय जी आपका भी आंसर आ गया, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे उत्तर आ रहा है। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने बात की है रेखा युग्म के मध्य दूरी। क्या पढ़ा हमने? स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी। और हम लोगों ने बात की थी रेखा युग्मों के मध्य दूरी तब रहने वाली है जब ये स्थिति आपकी बनने वाली है 2 रूट में जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी की बात करेंगे। क्लियर है? नंबर दूसरी बात ध्यान करें कि रेखा युग्म के द्वारा प्रदर्शित रेखाएं हमारी समांतर होगी तभी उनके मध्य में दूरी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और समांतर होने की शर्त होती है एच स्क्वायर का ए बी के बराबर होना। तो यहां पर एच स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 है और ए बी 1 और 9 का गुणा 9 है। तो 100% जब भी रेखा युग्म के मध्य की दूरी हो रेखाएं समांतर बनेगी। क्लियर? 2 रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए प्लस बी 2 वर्गमूल में जी स्क्वायर, जी कौन होता है? एक्स के गुणांक का आधा, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए सी, 1 और सी का मान है -4 अपॉन में ए 1 प्लस बी का मान है 9। हल करते हुए 2 वर्गमूल में देखिए इसका स्क्वायर कितना रहा 4, 3 का स्क्वायर 9 -1 गुणा प्लस 4 का 4 से गुणा 16 और बटे में कितना है 9 प्लस 1 10, तो हर में ही रहने वाला है। 2 वर्गमूल में 25/4 गुणा 10 की बात कर रहा है। 5 के पहाड़े से 5 बार, 5 के पहाड़े से 2 बार काट लेते हैं। इस 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाए, 2 गुणा वर्गमूल 5/2 वर्गमूल 2, 2 से 2 कट गया और हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया? वर्गमूल 5/2। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हुआ। चलिए मनोज जी आपका भी आंसर आ रहा है, लेकिन थोड़े आंसर धीरे धीरे आए, जबकि सीधा डायरेक्ट अप्रोच थी, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला था। चलिए अगला प्रश्न। बिंदु P 4,1 की रेखा 4x माइनस वाई बराबर 0 से वह दूरी जो एक ऐसी रेखा के अनुदिश मापी गई है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। भाई एक बिंदु की एक रेखा से दूरी है बेसिकली, लेकिन वह दूरी केवल लंबवत दूरी नहीं है। अगर बिंदु की रेखा से दूरी की बात करते तो हम जो क्लास के अंदर हम लोग कहते हैं 60 से ज़्यादा बार काम, वो सीधा हो जाता है। लेकिन यहाँ बिंदु की रेखा से दूरी जरूर है, लेकिन वह दूरी एक रेखा के अनुदिश यानी एक दी गई रेखा के समांतर मापी जा रही है और वो दी गई रेखा x अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए मानसी जी आपका उत्तर आ रहा है, देखते हैं उत्तर सही है गलत है। चलिए सर मैं इसको ज्योमेट्रिकली आपको बताने का प्रयास करता हूं।
देखिए हम कह रहे हैं एक बिंदु है कोई ऐसा, ये बिंदु 4,1, इसकी एक रेखा से दूरी की बात कर रहा है, और रेखा कौन सी है? 4x माइनस वाई बराबर 0 से दूरी। अगर केवल दूरी की बात होती तो मैं लंबवत दूरी इसकी बात कर लेता, 60 से ज़्यादा बार जो काम होता वो काम कर लिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारा प्रश्न कह रहा है वह दूरी कैसी मापी जानी है? वो लंबवत नहीं, वह दूरी उस रेखा के अनुदिश, उस रेखा के समांतर मापी जानी है जो x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 का कोण बनाती है। तो मान लेते हैं यहाँ पर अगर ये लाइन है जो x अक्ष के साथ इस प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन में 135 का कोण बना रही है, तो मैं इस बिंदु से इसके पैरेलल चलते हुए, इसके समांतर समांतर चलते हुए, अगर ये बिंदु A है और मैं इस बिंदु को अगर P लेता हूं तो मुझे दूरी AP की बात करनी है। अगर केवल बिंदु की रेखा से दूरी की बात होती तो वह इस लंबवत दूरी की बात होती। समझ रहे हो ना? वो 60 बार वाला काम होता, संतुष्ट करवाया जाता, हर में स्क्वायर रूट ऑफ x और y के गुणांकों के वर्गों का योग होता। लेकिन यहां पर आपको करना है, सबसे पहले AP का समीकरण निकलेगा पहली स्थिति में। देखिए जो स्टेप्स रहेगी उसके अंदर क्या रहेगा? AP का समीकरण, उसके बाद में बिंदु P जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको ज्ञात करना, और नंबर 3 दूरी सूत्र से दूरी AP की बात करना है। इन 3 स्टेप में जाकर के आपका प्रश्न हल होगा। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं AP का समीकरण, और AP का समीकरण का मतलब क्या है? A 4,1 से जाने वाली रेखा जो x अक्ष से 135 डिग्री कोण बनाती है, क्योंकि जब उस रेखा के समांतर है जो x अक्ष से 135 का कोण बनाती है, तो अगर मैं इस रेखा को भी पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूं तो ये कोण भी आपका कितना नजर आएगा? 135 डिग्री कोण नजर आएगा। और एक बिंदु से जाने वाली रेखा y माइनस y1 इज इक्वल टू m, x माइनस x1 हो जाएगा, y माइनस 1 बराबर m, tan 135 डिग्री x माइनस 4, कुल मिला के होगा y माइनस 1 tan 135 माइनस 1 x माइनस 4। हल करते हुए पक्षांतरण x प्लस वाई, 4 उधर गया बराबर 5, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? अब दूसरा काम बिंदु P को ज्ञात करने वाले हैं। अब बिंदु P कौन है? बिंदु P जो है वो x प्लस वाई बराबर 5 इक्वेशन नंबर 1 और एक दी गई इक्वेशन 4x माइनस वाई बराबर 0 का प्रतिच्छेद बिंदु है। चलिए मैं सीधी बात करता हूं, दोनों समीकरण को जोड़ने की बात करें। जब दोनों को जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, 5x बराबर 5, तो x का मान कितना आ गया? 1 के बराबर। जब x का मान 1 है तो y का मान कितना आ गया? 4। तो अब आपके दिमाग में आएगा बिंदु A मेरा है 4,1 और बिंदु P निकल गया 1,4। तो दूरी AP की बात मुझे करनी है। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, इसको मैं लिखूंगा वर्गमूल 18, वर्गमूल 2 गुणा 9, ये रिजल्ट रहा 3 वर्गमूल 2 अपने प्रश्न का उत्तर रहा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मनीषा जी शुरुआत के अंदर आपका आंसर सही आ रहा था, बाद में अपना आंसर आपने चेंज कर दिया जो गलत हो गया। ठीक है, और बाकी जो 1-2 आंसर आ रहे थे वो भी गलत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किसी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण के सिरे -6, 2 और 2, -4 है। समांतर चतुर्भुज का एक सिरा है और उसके 2 विकर्ण के सिरे -6, 2 और 2, -4 है। यदि समांतर चतुर्भुज का तीसरा सिरा 5, 2 है तो समांतर चतुर्भुज का चौथा सिरा क्या होगा?
प्यारा सा प्रश्न है। 3 से 4 जगह आपका प्रश्न बनता है। 2D में बनता है प्रश्न, 3D में बनता है, वेक्टर में बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में बनता है। समांतर चतुर्भुज के 3 सिरे आपके पास में हैं। समांतर चतुर्भुज का चौथा सिरा आप ऑरली उसको करने की स्थिति में होते हैं, ऑरली करना चाहिए। चलिए, एक आंसर आ रहा है हमारा, राम प्रकाश जी का उत्तर आ रहा है। भाई राम प्रकाश जी हैं, संजय जी हैं, मनोज जी प्रजापत हैं, आप तीनों के आंसर सही हैं। चलिए किशोर जी आपका भी उत्तर सही आ गया, अमित जी आप भी, और जसवंत जी का भी उत्तर सही आ गया है। चलिए देखो क्या करना चाहिए हमें। यहां जब इस प्रश्न को हल कर रहे हैं, आपका प्रश्न कह रहा है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, और इसके अंदर ये चीज हो रही है विकर्ण के सिरे। इसका मतलब विकर्ण के सिरे -6 2, और ये सिरा यहां पर 2 -4 है। तीसरा सिरा 5 2 है। मुझे ये चौथा सिरा XY ज्ञात करना है। बात समझ आ गई ना भाई, विकर्ण के सिरों की बात की है, क्रमागत सिरों की बात नहीं की है। तो आमने सामने वाले ये हैं, और एक तीसरा सिरा ये है, चौथा सिरा हमें ज्ञात करना है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाई हमने एक प्रॉपर्टी को पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब, अगर मैं इनका नामकरण कर लेता हूं A, B, C और D, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि भाई आमने सामने की जोड़ बराबर होनी चाहिए। -6 और 2 -4 है, 5 और x को -4 में बदलना है। x का मान क्या होगा, -9 हो जाएगा। और इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट की जोड़ -2 है, इसको -2 करने के लिए y का मान क्या होगा, -4 होगा। और हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑरली अपना उत्तर हम लोगों को देना है। एस के मौर्य जी आपका भी आंसर सही आ चुका है। चलिए अगर मैं डिटेल में बात करूं तो स्थिति होगी AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु होगा। और जब AC के मध्य बिंदु की बात करते हैं आप, तो -6 + 2 बटा 2, 2 - 4 बटा 2 बराबर x + 5 बटा 2, y + 2 बटा 2। और जैसे ही हम लोग यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं, हर में 2 से 2 कट गया, और यहाँ x का मान -9 आ गया, y का मान 2 2 कट गया, -2 -2 -4 हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया, -9, -4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन करता है। हमारा प्रश्न है, एक त्रिभुज के परिकेंद्र और लंब केंद्र, परिकेंद्र का मतलब क्या होता है, सरकम सेंटर, और लंब केंद्र का मतलब होता है ऑर्थो सेंटर। परिकेंद्र और लंब केंद्र के निर्देशांक, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सॉरी सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर 2, 3 एंड 4, 7 रेस्पेक्टिवली। हमारा प्रश्न कह रहा है इसका केंद्र क्या होगा, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। चलिए फटाफट राम प्रकाश जी के, मानसी जी के उत्तर आ गए हैं, दोनों एक मत हैं। देखते हैं सर क्या स्थिति रहने वाली है हमारे प्रश्न की। भाई लेकिन उत्तर जो है अलग अलग आ रहे हैं। मनीषा जी आप अपना आंसर ऑप्शन बी के रूप में दे रहे हैं, पहले जो परिणाम आए वो ऑप्शन डी के रूप में आए थे। किशोर जी मनीषा जी से सहमत हो रहे हैं ऑप्शन बी के रूप में। चलिए इसको हल कर लेते हैं। भाई हमारे दिमाग में आना चाहिए केंद्रक जो होता है, केंद्रक लंब केंद्र और परिकेंद्र को मिलाने वाले
को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ध्यान दीजिए, वापस सुन लें। द ऑर्थोसेंटर द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो ऑफ 2:1 रेस्पेक्टिवली। ध्यान नहीं रखना है कि भी मैंने पहला शब्द कौन सा काम में लिया है। एग्जामिनर अपने प्रश्न में क्या शब्द लेता है उससे मतलब नहीं है। हम बात कर रहे हैं ऑर्थोसेंटर, वो पहले क्रम पर है, और परिकेंद्र सरकम सेंटर दूसरे क्रम पर है। अनुपात 2:1 का अनुपात। ध्यान दें, ऑर्थोसेंटर कहां है? ऑर्थोसेंटर 4,7, लंब केंद्र पहले लेना है, परिकेंद्र 2,3 बाद में लेना है, और यहां पर जो केंद्रक रहेगा वो इसको 2:1 के अनुपात में बांटेगा। विशेष बात, 2 हिस्सा जो रहेगा वह हमारा लंब केंद्र की ओर रहेगा, और 1 हिस्सा जो रहेगा वह आपका परिकेंद्र की ओर रहेगा। इसका हमको विशेष रूप से ध्यान देना है। और जब ये आप देखेंगे तो काम अब आप कर सकते हैं 2 का ऐसा गुणा 1 का ऐसा गुणा करते हुए सेंट्रॉइड या केंद्रक को ज्ञात करना है। केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। तो चलिए 2 का गुणा 2 से, 1 का गुणा 4 से बटा 2 + 1। नेक्स्ट 2 का गुणा 3 से और 1 का गुणा 7 से बटे में 2 + 1। हमारा रिजल्ट क्या रहा? हमारा परिणाम रहा 8/3, 6 और 7, 13/3। अपने प्रश्न का उत्तर क्या हो गया सर? ऑप्शन नंबर ए हो गया। अधिकांश विद्यार्थियों के आंसर गलत थे। मनोज जी आपका, SK मौर्य साहब आपका आंसर सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं देखो ये आसान चीज है, मुझे ऐसा लगा कि आज के तो प्रश्न जो है हमारे बहुत आसान जो है मैंने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन इन प्रश्नों के अंदर भी जो है मामला बड़ा गंभीर हो रहा है सर, गड़बड़ हो रही है। छोटी छोटी सी गलतियां जो आपके द्वारा हो रही है उन्हीं को आपको जो है चेस करना है, उन्हीं गलतियों को आपको रोकना है। चलिए अगला प्रश्न। सरल रेखाएं 3x - 4y + 4 = 0 और 6x - 8y + 13 = 0 एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हैं। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? प्रश्न कह रहा है द लाइन्स 3x - 4y + 4 = 0 and 6x - 8y + 13 = 0 are tangents to circle. Find the radius of circle. चलिए मानसी जी आपका आंसर आ रहा है। देखते हैं अभी कुछ और विद्यार्थियों के कमेंट्स के बाद कि हमारा उत्तर सही है गलत है। भाई सबसे पहली चीज, वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी है। ये दोनों लाइनें कैसी है? समांतर है। इसका मतलब ये वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची स्पर्श रेखाएं हैं। गौर कीजिए, यहां पर जो रेखाएं हैं 3x - 4y + 4 = 0 और 6x - 8y + 13 = 0, ये दोनों आपकी समांतर रेखाएं हैं। कारण क्या है? भाई x अक्ष का अनुपात और y अक्ष का अनुपात हमारा मैच हो रहा है। बस वही x अक्ष का मतलब x कोऑर्डिनेट, x निर्देशांक के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर हो रहा है, तो रेखाएं कैसी बन रही है? समांतर बन रही है। और चूंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं तो इसका मतलब क्या है? ये समांतर रेखाएं
वृत्त के व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों के मध्य की दूरी वृत्त का व्यास हो गया, ठीक है। तो रेखाओं के मध्य दूरी बराबर वृत्त का व्यास हो जाएगा। लेकिन दो समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तब निकलेगी जब उनके गुणांक आपस में x और y के पदों के समान रहेंगे। तो मैं इसको ऐसा कर रहा हूं, तो हमारे लिए जो रेखाएं हैं या वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, पहली वाली समीकरण को हम 2 से गुणा करते हुए 6x - 8y + 8 बराबर 0 और दूसरी 6x - 8y + 13 बराबर 0, ये हो गई। तो यहाँ से व्यास निकलने वाला है। इन समांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तो डायमीटर होगा C1 - C2 अपॉन रूट ऑफ a² + b² धनात्मक मान। C1 - C2 का मतलब क्या हो रहा है, 8 - 13 अपॉन में रूट में 6 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर। ये रिजल्ट रहा आपका 5/10 1/2 के बराबर। समझ रहे हैं? अब 5/10 1/2 क्या है, ये व्यास है। तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी व्यास बटा 2। तो 1/2 का आधा कितना, 1/4। ये अपने प्रश्न का आंसर रहा। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर रहा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा अगला जो प्रश्न है एक प्यारा सा प्रश्न है, देखो कौन कौन सोच पाता है। उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ जो वृत्त x² + y² - 6x - 6y + 14 बराबर 0 को बाह्य स्पर्श करता है और y अक्ष को स्पर्श करता है। फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which touches the given circle x² + y² - 6x - 6y + 14 is equal to 0 externally and also touches the y axis. चलिए इसको हल कर लेते हैं हम लोग। देखिए अभी तक किसी का आंसर नहीं आ रहा है, गौर कीजिए। भाई आपका जो प्रश्न क्या कह रहा है, वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ चाहिए जो y अक्ष को क्या करता है, स्पर्श करता है और दिए गए वृत्त को भी बाह्य स्पर्श करता है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना वृत्त का केंद्र क्या है, माना वृत्त का केंद्र h, k है और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या h है। क्यों? क्योंकि y अक्ष को स्पर्श करता है। और y अक्ष को स्पर्श करता है यानी y अक्ष से दूरी वो उसका x कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया मैं अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस के रूप में अगर बात करूं और प्रश्न कहा वृत्त जो है वो y अक्ष को स्पर्श करता है इन केस, और अगर ये केंद्र बिंदु मेरे द्वारा h, k लिया जाता है तो ये दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी और ये लंबवत होगी,
ये चूंकि y अक्ष से दूरी है और y अक्ष से दूरी का मतलब x निर्देशांक है, तो जिस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ चाहिए उस वृत्त का केंद्र h, k और y अक्ष को स्पर्श करने के कारण उस वृत्त की त्रिज्या h रहेगी। अगर वृत्त x अक्ष को स्पर्श करता तो त्रिज्या k के बराबर हो जाती। ठीक है, ये चीज तो हो गई। ये वृत्त नंबर 1 जिसका केंद्र का बिंदु पथ चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं वृत्त 2 के बारे में। वृत्त 2 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y प्लस 14 बराबर 0 का केंद्र क्या है? इस वृत्त का केंद्र तो ये 3,3 और त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या 2 के बराबर होगी। मुझे बताइए, दोनों वृत्त बाह्य स्पर्श करते हैं दोनों वृत्त, भाई शर्त तो क्या है? बाह्य स्पर्श करने की है। अगर दोनों बाह्य स्पर्श करते हैं तो हमारी कंडीशन होती है C1 C2 बराबर R1 प्लस R2 होती है, यानी केंद्रों के मध्य की दूरी त्रिज्याओं का योग होता है। तो C1 C2 का मतलब क्या है? H, K की 3,3 से दूरी, R1 का मतलब H, R2 का मतलब 2 यहां दूरी सूत्र का प्रयोग H माइनस 3 होल स्क्वायर और K माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू H प्लस 2। दोनों पक्षों क्या करना? मुझे वर्ग करना है। और जैसे ही आप वर्ग करेंगे, वर्ग भी कर लेता हूं और वर्ग के साथ में प्रसार भी कर लेते हैं हम लोग। वर्गमूल हटते हुए h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 9 प्लस k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 सामने की ओर h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 4। h स्क्वायर दोनों पक्षों में कट जाएगा। रिजल्ट आपका आ गया k स्क्वायर माइनस का 10h, k की बात करते हुए माइनस का 6k, 9 9 18 में 4 चला गया प्लस 14 बराबर 0। ये h k की समीकरण आ गई, संबंध आ गया हमारा। अब हमारा बिंदु पथ चाहिए, तो केंद्र h k का बिंदु पथ, यानी लोकस लेते समय h को और k को xy में कन्वर्ट करते हुए y स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। ये अपने प्रश्न का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो केवल और केवल दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं, उस कंडीशन को सोचना था। वृत्तों के केंद्रों के मध्य की दूरी वृत्तों की त्रिज्याओं के योग के बराबर हो। C1 C2 की दूरी है वो R1 प्लस R2 के बराबर है। दूसरा वृत्त स्पष्ट है, केंद्र और त्रिज्या माइनस जी माइनस एफ और रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी से ली जा सकती है। और पहले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ निकालना था, तो पहले वृत्त का केंद्र हमारे द्वारा h, k माना गया और पहले वृत्त की त्रिज्या, ये टेक्निकल चीज थी, y अक्ष को स्पर्श करने के कारण वह y अक्ष से दूरी जो कि x कोऑर्डिनेट हुआ करती है वह h के बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 बराबर 0 पर मूल बिंदु से खींची स्पर्शी युग्मों के मध्य का कोण कितना है? फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 2y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। भाई दो प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। एक स्पर्श युग्मों की बात करते हुए स्पर्श युग्मों के मध्य का कोण, और एक हम लोगों ने जो बात की थी 2 tan इनवर्स, याद आ रहा है? R अपॉन रूट S1
उसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी आपकी इच्छा होती है उसके माध्यम से प्रश्न को हल कर लें। चलिए मैं इसको हल कर लेता हूं। मुझे बताइए, यहां पर स्पर्शी युग्म का समीकरण पता है हमें? स्पर्शी युग्म का समीकरण S(S1) बराबर टी स्क्वायर। यहाँ पर जो है आंसर आ रहा है मोना जी आपका, लेकिन आंसर आपका गलत आ रहा है, दोबारा से चेक करना है आपको। भाई स्पर्शी युग्म S(S1) बराबर टी स्क्वायर। S क्या होता है? वृत्त का समीकरण होता है। तो S हमारे पास में वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25 है। S1 संतुष्ट करवाना है, और कहाँ से आप संतुष्ट करवा रहे हैं? आप संतुष्ट करवा रहे हैं मूल बिंदु के द्वारा, 0 0 के द्वारा। 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 25, और t कौन है? x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c। ये आपका जो है स्पर्श रेखा का समीकरण है। x x1 के स्थान पर 0, y y1 के स्थान पर 0, सही है ना सर? 0 0 से आप ड्रॉ कर रहे हैं। g का मान x के गुणांक का आधा, तो ये है आपका -7 x प्लस 0, एफ वाई के गुणांक का आधा 1, y प्लस 0 अचर पद के रूप में 25। कुल मिलाकर के t निकल गया -7x प्लस वाई प्लस 25। इसलिए स्पर्शी युग्म की बात करते हैं। s x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2y प्लस 25, S1 आपका हो गया 25 बराबर -7x प्लस वाई प्लस 25 का होल स्क्वायर। चलिए इसका गुणा करते हैं, और गुणा करने के बाद की हमारी स्थिति रही 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 250 100, 350x प्लस 50y प्लस 625, प्रसार करने पर 49x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 625, 2 का गुणा दुगुना -14xy माइनस का 14 यानी 25 का 14 से गुणा 250 और 350 x और प्लस में 50y। देखते हैं सर क्या चीज़ें कटती है। जैसे 625 दोनों पक्षों में कट रहा है, और कुछ कट रहा है क्या? 350x भी आपका कट रहा है, इसको भी काट लेते हैं। अब मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ। सबसे पहले x स्क्वायर के पद के रूप में पक्षांतरण राइट में डाल रहे हैं, 24x स्क्वायर। उसके बाद xy का पद माइनस का 14xy। उसके बाद y स्क्वायर का पद 25 उधर गया तो माइनस का 24y स्क्वायर। फिर x का पद कहीं पर है क्या? नहीं है। उसके बाद y का पद है क्या? y का पद भी नहीं है। अचर पद है क्या? वो भी नहीं है। अब मुझे बताइए, अगर यहां पर वैसे तो आप देख पा रहे हैं a प्लस बी बराबर 0 है, और a प्लस बी बराबर 0 होने का मतलब है रेखाएं कैसी होगी? रेखाएं लंबवत होगी। हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 24 माइनस 24 a प्लस बी 0 हो गया। इन केस अगर ये 0 नहीं होता तो हम लोग क्या करते? यहां फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी होता। लेकिन जैसे ही आप a प्लस बी की बात करते, हर में 0 आने पर यह अनंत परिणाम देता और अपना आंसर फिर भी 90 आ जाता। लेकिन अगर a प्लस बी 0 नहीं है तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न का उत्तर निकालना है। मनीषा जी, आपका उत्तर हमारा सही था। अगला प्रश्न देखिए, आसान सा सवाल है।
वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 की उन जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दोज कॉर्ड्स ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। भाई जीवाओं के मध्य बिंदुओं का बिंदुपथ आपको चाहिए। चलिए संजय जी, आपका आंसर आ रहा है, उम्मीद करते हैं आप सही हैं। चलिए सर, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और आपका कमेंट से तुरंत पता लग गया। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार की बात कर रहा है, लैम्डा के किस मान के लिए दोनों वृत्त एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली की बात करें या इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल की बात करें? चलिए हल कर लेता हूं मैं इसको। भाई देखिए, यहां पर
समकोण पर काटना या लंब कोणीयता का प्रतिबंध हम लोगों ने पढ़ा है। भाई आसान था सर प्रश्न। प्रतिबंध है 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। बस मान लगाना है। 2G1 पहले वाले वृत्त से x का गुणांक 4, G2 दूसरे वाले वृत्त से x का गुणांक -2 प्लस 2F1 पहले वाले वृत्त से y का गुणांक 0, F2 दूसरे वाले वृत्त से y का गुणांक का आधा 6, C1 पहले का अचर पद, C2 दूसरे का अचर पद। सॉल्व करने पर 4 दूना 8 दूना 16 माइनस का बराबर लैम्डा प्लस 3, पक्षांतर करते हुए लैम्डा का मान कितना हो गया -19। ये अपने प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये तो बहुत आसान सा और बेसिक क्वेश्चन आपका था। ठीक है, चलिए मनीषा जी आपका आंसर जो है इस बार इस प्रश्न के लिए सही था। चलिए अगला प्रश्न। बिंदु 1, -1 से बिंदु 1, -1 से वृत्त x² + y² + 2x - 4y - 4 बराबर 0 पर खींची स्पर्श रेखाओं की स्पर्श जीवा की लंबाई कितनी है? फाइंड द लेंथ ऑफ chord of contact of circle x² + y² + 2x - 4y - 4 is equal to 0 drawn from point 1, -1। भाई सबसे पहला काम क्या करोगे आप? स्पर्श जीवा का फॉर्मूला लगाते हुए स्पर्श जीवा का समीकरण निकालना, उसको आप वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या लेते हुए केंद्र से उस जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई p को निकालते हुए और जीवा की लंबाई का फॉर्मूला 2√a² - p² आपको अप्लाई करना है। चलिए जी मैं इसको हल करता हूं। देखिए सबसे पहला काम हम बात करने वाले हैं स्पर्श जीवा, और स्पर्श जीवा यानी t बराबर 0, x x1 प्लस y y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्पर्श जीवा की बात होगी। तो x x1 के स्थान पर 1, y y1 के स्थान पर -1, g x के गुणांक का आधा 1, x प्लस 1, f y के गुणांक का आधा -2, y -1, अचर पद -4 बराबर 0। सॉल्व करते हुए x x 2x हो गया, -y -2y -3y, 1 और 2 3, -4 -1 बराबर 0। ये हमारा जीवा का समीकरण निकल करके आया है। अब जीवा की लंबाई 2√a² - p² के फॉर्मूले से निकाली जाती है। उसके लिए वृत्त की बात करूंगा मैं। वृत्त का केंद्र की बात करते हैं, सीधा लिख देते हैं हम लोग -g -f के फॉर्मूले से -1, 2। वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, रूट में फॉर्मूला g² + f² - c², रूट में g², 1 का स्क्वायर 1, f² -2 का स्क्वायर 4, और माइनस में यहाँ पर केवल c है, c का मान -4, कुल मिलाकर 3 हो गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर p ज्ञात करना है, और p का मतलब होता है केंद्र। -1, 2 से जीवा 2x - 3y -1 बराबर 0 पर डाले लंब की लंबाई से है, और लंब की लंबाई के लिए वही 60 बार से ज़्यादा वाला काम करना है आपको। 2x के लिए -1 -3, y के लिए 2 -1 अपॉन रूट में x का पड़ोसी 2 का स्क्वायर, y का पड़ोसी
-3 का स्क्वायर, -2 -6 -8 -1 -9 धनात्मक मान 9 बटा वर्गमूल 13। अब फाइनली आंसर जीवा की लंबाई और आपका रिजल्ट रहता है 2√a² - p² अप्लाई कर लें, 2 वर्गमूल a², a का मान कितना है, a आपकी त्रिज्या है जो कि 3 है, 9 माइनस p² 81 बटा 13। हल करते हुए 2 वर्गमूल में 13 आपका लसअप रहा, 13 का 9 से गुणा 117 माइनस 81, 117 में से 81 घटाने पर 36 बनता है, ये 36 रहेगा और जिसका वर्गमूल 6 आ रहा है। 2 गुणा 6 बटा वर्गमूल 13 और हमारा उत्तर क्या है, 12 बटा वर्गमूल 13। ये आपके प्रश्न का आंसर रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर रहा। तो चलिए सर, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया। अगली क्लास के लिए फिर से मेंटली प्रिपेयर होना है और जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी है, लेकिन भाई मेरी इच्छा भी है, तो हम लोग ये काम और प्लस परवलय ऐड कर दें इसमें, समझ गए? यानी कि सरल रेखा युग्म, बिंदु और वृत्त जो आपने पढ़ा है, हो सकता है कहीं कुछ पीछे रह गया, उसको कंप्लीट करना और उसके बाद परवलय को आपको पढ़ना है, जो भी है ना 12, 15, 20 पन्ने रहेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास के अंदर हम लोग इसी की बात करेंगे, वृत्त के साथ में आज की क्लास के साथ में परवलय के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए सर, आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।